OnePlus is about to launch the OnePlus 13। लास्ट ईयर जब मैंने OnePlus 12 एक्सपीरियंस किया था ना, तो मेरे साथ मेरे और भी कुछ दोस्त थे एंड दे वर सुपर एक्साइटेड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग OnePlus 12 कि यार फोन तो यही लेना है। 63,000 का OnePlus 12 था उसका टॉप वेरिएंट, और वो बहुत ज़्यादा उसका कलर वेरिएंट और ओवरऑल जो फील था उसका वो बहुत पसंद आया था लोगों को। OnePlus 13 जो इस साल आने वाला है, सबसे पहले उसमें प्रोसेसर कौन सा होगा, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 या 8 Elite का चिपसेट होगा। बोला तो ये भी जा रहा है कि iPhone 16 Pro में जो A18 Pro चिपसेट है ये उससे बेटर परफॉर्म करेगा बहुत सारे पैरामीटर्स के मामले में। अब आईफोन की बात जहां पे आती है ना, आईफोन का जो चिपसेट है और आईफोन का जो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है, एक इकोसिस्टम की वजह से, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके वजह से ना, आईफोन का इसीलिए एक अलग एक्सपीरियंस भी है। अप फ्रंट एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है एक एंड्रॉइड डिवाइस का और एक आईफोन का, बट स्टिल वी होप कि ये एक अच्छा परफॉर्मिंग डिवाइस हो, बिकॉज OnePlus का क्रेज रहा है उस लेवल का पहले में। विल कम टू दैट। 6.8 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है और 6000 निट्स का पीक ब्राइटनेस। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि क्या फर्क पड़ता है यार, पीक ब्राइटनेस कितना भी हो, पर फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है दोस्तों। जब बाहर हम जाते हैं, कड़ी धूप में है, वहां पे ब्राइटनेस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आई कांट एम्फसाइज। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं बाहर धूप में हूं और ब्राइटनेस मैंने फुल करके रखा है फोन का, पर उसके बाद भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है ठीक से, और उसमें अगर सनग्लास लगा लो तो और प्रॉब्लम होने लगता है। तो 2000-2500 तक का पीक ब्राइटनेस हाँ दिख रहा था पहले के फोन्स में, पर इट्स गुड टू हियर कि अब 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस तक भी फोन्स जा रहे हैं। आई डोंट नो 6000 निट्स तक हमें जरूरत है या नहीं, पर इतना जरूरत है कि अगर आप एकदम हार्श से हार्श सनलाइट में भी हो बाहर, तो आपको प्रॉब्लम ना हो अपने फोन स्क्रीन को देखने में। मुझे लगता है यही कोई और ब्रांड सच एज एप्पल अगर इस चीज को मार्केट करता तो वो सीधे नंबर्स नहीं बताते, वो ऐसे बोलते कि आप सबसे कड़ी धूप में भी चले जाओ तब भी आपको क्लियर दिखेगा एंड पीपल वुड गेट रियली एक्साइटेड अबाउट इट। अलग अलग तरीका है मार्केटिंग का। डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है OnePlus 12 जैसा ही डिजाइन होगा। एक चीज यहाँ पे ये भी दिख रही है कि जैसे एप्पल साल दर साल एटलीस्ट फॉर 5-6 ईयर्स एक ही डिजाइन रिपीट करता है, सैमसंग भी अब रिपीट करने लगा है, यहाँ पे OnePlus में भी OnePlus 12 जैसा ही OnePlus 13 भी एक्सपेक्टेड है। क्यों होता है ये? सबसे पहले जो इंसान आज की डेट में अच्छा खासा बजट लोग स्पेंड कर रहे हैं एक स्मार्टफोन को लेने के लिए, मल्टीपल रीजंस हैं उसके पीछे, क्योंकि स्मार्टफोन बहुत इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी जिंदगी का, एक लिम्ब ही बन गया है हमारे लिए। मतलब और कुछ भी खो जाए फोन नहीं खोना चाहिए, ऐसा हो गया है, सब चीजें फोन से ही कनेक्टेड हो गई हैं। तो क्योंकि लोग फोन पे बहुत खर्च कर रहे हैं ना, एक फोन पे एक इंसान ने खर्च किया एक्स अमाउंट, सपोज 50-60,000 रुपीज, जो कि एक अच्छा अमाउंट है एक फोन पे स्पेंड करने के लिए, तो अगले साल या 2-3 साल बाद ना वो सडनली वो ऐसा नहीं फील करना चाहता कि यार उसने एक बहुत आउटडेटेड डिवाइस ले लिया। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम के लिए डिजाइन को रिपीट करती हैं ताकि उसको ये ना लगे कि वो आउटडेटेड हो गया है। सेकेंड रीजन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कम होता है इससे, क्योंकि जब आपको डिजाइन के बारे में नहीं सोचना ना अगले साल, तो फिर आप बाकी चीजों को इंप्रूव करने पे ध्यान दे सकते हो। थर्ड इज रिकॉल वैल्यू। बहुत सारे फोन्स हैं जो आज से 10-15 साल पहले आते थे, पर क्योंकि वो एक ही डिजाइन के आए, लोगों को याद भी नहीं है कि वो फोन दिखता कैसे था। जैसे ब्लैकबेरी कर्व, ब्लैकबेरी में फिर भी ये रिकॉल वैल्यू था क्योंकि सिमिलर टाइप के डिवाइसेस ब्लैकबेरी रोल आउट करता था, बट नोकिया N8 बहुत कम लोगों को याद होगा कि इसका डिजाइन कैसा था, क्योंकि वो एक सिंगल पीस था। रिकॉल वैल्यू आज से 10 साल बाद भी जब बात होगी आईफोन 12, 13, 14 की, तो लोगों को याद आएगा हाँ वो डायगोनल कैमरा। वैसा ही बाकी ब्रांड्स भी एक रिकॉल वैल्यू बनाना चाह रहे हैं ताकि लंबे समय तक उनके भी डिवाइसेस लोगों की मेमोरी में रहें। एंड फोर्थ इज, क्योंकि एप्पल जैसे ब्रांड्स ये स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं, तो समवेयर जो लीडर होता है मार्केट में, बाकी ब्रांड्स भी उनको फॉलो करते हैं। कैमरा में जो हैसलब्लैड का ब्रांडिंग है वो देखा जा रहा है कि इस बार जो कैमरा आइलैंड है पीछे की तरफ, उससे निकाल के फोन के एक कॉर्नर में वो हैसलब्लैड का सिंबल है। हैसलब्लैड एक बहुत बड़ी कैमरा कंपनी है जो नेक्स्ट लेवल कैमरास बनाती है, तो हैसलब्लैड का इंटीग्रेशन OnePlus ने किया है अपने फोन के कैमरा के साथ, एक ट्रस्ट भी बिल्ड करने के लिए कि हमारे फोन के कैमरास अच्छे हैं। डेफिनेटली फोन
का कैमरा बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है पहले के समय से, बट स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट बाकी है। अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन कैमरा लो लाइट में मुझे नहीं पसंद आता। लो लाइट में आज भी कैमरा की बात ही कुछ और है। अच्छा डे लाइट में, सनलाइट में अच्छे फोन्स फिर भी एक अच्छा फुटेज, अच्छा फोटो कैप्चर कर लेते हैं, बट लो लाइट में अभी बहुत काम बाकी है। एक्सपेक्टेड है OnePlus 13 में ट्रिपल रियर कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और टेलीफोटो सेंसर विद 3x ऑप्टिकल जूम। दोनों में ही सोनी के सेंसर्स होंगे। प्राइमरी में सोनी LYT-808 सेंसर होगा और टेलीफोटो में सोनी LYT-600 सेंसर की पॉसिबिलिटी है। और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो सैमसंग के लेंस के साथ आएगा। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है ना दोस्तों, मुझे लगता है फोन में बहुत जरूरी है इसको इंप्रूव करना, क्योंकि प्राइमरी सेंसर पे ध्यान तो हर कंपनी देती है। जो एकदम ही लेमैन टाइप के यूजर हैं, जो बहुत ज्यादा फीचर्स पे ध्यान ही नहीं देते, वो तो ठीक है, मेन सेंसर से ही फोटो वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। बट थोड़ा सा एडवांस जो जाता है, जो थोड़ा सा फ्रेमिंग या व्लॉगिंग, ये सब चीजें, सिनेमाटोग्राफी, ये सब चीजें जिसके लिए मैटर करती हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मेन सेंसर पे काम हो चुका है फिर भी एक ठीक ठाक लेवल पर, अब जरूरी है अल्ट्रा वाइड सेंसर को अच्छा बनाना। ये मैंने इस पे ट्वीट भी किया था कि ब्रांड्स को जरूर ध्यान देना चाहिए अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पर। तो इस बार तो आईफोन 16 प्रो सीरीज में फिर भी दिखा है एक डिसेंट अपग्रेड। 48 मेगापिक्सल का कैमरा उन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने अल्ट्रा वाइड सेंसर में, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि बाकी ब्रांड्स भी अपने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को बेटर करना शुरू करें। 6000 mAh की बैटरी हो सकती है इस फोन में। मेमोरी ऑप्शंस भी अपग्रेड हो सकते हैं। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पहले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर था, अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है। क्या फर्क है इन दोनों में? अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा फास्ट है, ज्यादा एफिशिएंट है, और अगर आपके हाथ भीगे हुए हैं या कुछ धूल मिट्टी आपके हाथ में लगा हुआ है ना, फिर भी आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। ज्यादा एफिशिएंसी है इसमें, जो कि पहले उतनी ज्यादा नहीं थी। फोन 100 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है और 50 वॉट मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग भी फोन सपोर्ट कर सकता है। वैसे ही एप्पल के इस साल के लॉन्च इवेंट को देखने के बाद लग रहा है कि वायरलेस चार्जिंग इज द फ्यूचर, क्योंकि एप्पल ने भी अपना वायरलेस चार्जिंग का स्पीड फास्ट किया है। तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आने वाले सालों में एप्पल अपने डिवाइसेस में से चार्जिंग जो पोर्ट है वो ही हटा दे, एंड दिस इज वेरी लाइकली, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। देयर वाज अ टाइम जब 3.5 mm ईयरफोन जैक्स फोन के ऊपर की तरफ होते थे, एंड दैट वाज द नॉर्म, वो नॉर्मल था। एप्पल ने उस 3.5 mm जैक को फोन के नीचे के साइड लगा दिया, तो वो देख के बाकी फोन्स भी लगाने लगे, क्योंकि उससे फोन को पॉकेट में डालना, उसमें ईयरफोन प्लग इन करना, वो सब बहुत इजी हो गया। फिर आईफोन ने, मतलब एप्पल ने अपने फोन में से 3.5 mm जैक ही निकाल दिया आईफोन 7 सीरीज से। धीरे धीरे बाकी ब्रांड्स ने भी वही किया, क्योंकि उन्होंने वायरलेस ईयरफोन्स, जो उनके एयरपॉड्स हैं, हाँ नहीं एक्चुअली इतने सारे एयरडोप्स, एयरपॉड्स है, एक ही ऐसे नाम है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। एयरपॉड्स उन्होंने लॉन्च किए, इसलिए उन्होंने 3.5 mm जैक ही निकाल दिया। और ये देखा देखी बाकी ब्रांड्स ने भी अपने अपने वायरलेस ईयरबड्स, उन्होंने भी अपने 3.5 mm जैक निकालने शुरू कर दिए। अब क्योंकि एप्पल वायरलेस चार्जिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा है, हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम में चार्जिंग पोर्ट भी नहीं रहेगा आईफोन्स में। जैसे वायरलेस चार्जिंग मेन चार्जर बन जाएगा, वैसे बाकी ब्रांड्स भी अपना वायरलेस चार्जर्स रोल आउट करना शुरू कर देंगे, और जो चार्जिंग पोर्ट है उसको हटाने की हाई पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी। OnePlus अपने इस वायरलेस चार्जर को कह रहा है मैग्नेटिक टरबाइन, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके अंदर एक फैन भी होगा, ताकि कुछ हीट रिलेटेड कुछ इश्यू अगर आए तो खुद ब खुद ठंडा भी कर दे वो फैन। अब ये देखने के बाद, ये टेक्नोलॉजी देखने के बाद तो लग रहा है कि इस वायरलेस चार्जर का अच्छा खासा प्राइस भी होगा। कितने लोग इस वायरलेस चार्जर को खरीदेंगे? पहले का OnePlus अगर होता तो मैं श्योर हूं बहुत लोग खरीदते, क्योंकि OnePlus का एक अलग लेवल का क्रेज था आज से 2-4 साल पहले तक। जैसे एप्पल का एक अलग क्रेज है, एक अलग फैन फॉलोइंग है, वैसा ही मिड रेंज सेगमेंट में OnePlus का एक अलग पागलपन था। जैसे 80,000 1 लाख में अगर आईफोन आ रहा है, वैसे 50-60 हजार में टॉप फ्लैगशिप आता था OnePlus का, और OnePlus के एक फैन प्राउड फील करते थे कि हाँ, मतलब हम टेक समझते हैं, इसलिए हम OnePlus यूज करते हैं। पर कार्ल पे भाई जो OnePlus में थे पहले, वो जैसे ही स्टेप डाउन किए OnePlus से और उन्होंने नथिंग इनकॉर्पोरेट किया, नथिंग जो ब्रांड है, अब वही क्रेज नथिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। OnePlus का कहीं ना कहीं क्रेज बहुत ज्यादा कम हो गया। इनफैक्ट OnePlus के एक्सपीरियंस स्टोर्स भी हैं, जैसे एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं, वैसे OnePlus के जो एक्सपीरियंस स्टोर्स हैं वहां पे आप विजिट कर सकते हो, जो नए नए डिवाइसेस हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हो OnePlus के। मुझे पर्सनली OnePlus का अभी तक का सबसे बेहतरीन जो डिवाइस लगा है, दैट इज OnePlus Open। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी इस पर बनाया था। OnePlus Open आई थिंक
एक रिवोल्यूशनरी डिवाइस हो सकता था, ऑल्दो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, पर और ज्यादा उसकी पॉपुलैरिटी हो सकती थी अगर वो थोड़े से और कम प्राइस पॉइंट पर आता। क्योंकि हमेशा से एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर 80,000 पे लॉन्च हुए हैं आईफोन्स, और सैमसंग भी अपना फ्लैगशिप अगर 75,000 पे 75,000 पे लॉन्च कर रहा है, तो वन प्लस अपने डिवाइसेस 55,000 या मैक्स 60,000 पे लॉन्च करता था। उस हिसाब से अगर सैमसंग ने अपने फोल्डेबल्स 1.5 लाख पे लॉन्च किए हैं, तो आई फेल्ट वन प्लस को अपने फोल्डेबल्स 1,25,000 पे लॉन्च करने चाहिए थे, ताकि टेक्नो के जो फोल्डेबल्स थे वो 80,000 में आ रहे हैं, सैमसंग अपने फोल्डेबल्स 1.5 लाख पे लॉन्च कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक प्राइस पॉइंट पे वो मार्केट टैप कर सकता था वन प्लस। तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, पर उन लोगों ने 1,45,000 पे लॉन्च किया, बट स्टिल इट परफॉर्म्ड वेल, लोगों को पसंद आया। मैंने उसको वन प्लस एक्सपीरियंस स्टोर पे जब एक्सपीरियंस किया तो मुझे तभी पसंद आया, और उसके पहले ही जब मैं फोन के बारे में रिसर्च मैंने किया था, तभी मुझे वो फोन बहुत कमाल का लगा था। वो एक ही फोन में सब कुछ है, वही आपका टैब भी बन जाएगा, वही आपका लैपटॉप भी बन जाएगा, वो तो आपका फोन है ही, और मतलब वो एक ही डिवाइस में सब कुछ है। और सबसे अच्छा मुझे उसका ये लगा है कि जो प्राइमरी स्क्रीन रादर, जो पहला वाला स्क्रीन होता है जब फोन अनफोल्डेड है, वो मुझे बहुत सही लगा, बिकॉज वो अपने आप में एक नॉर्मल फोन की फील दे रहा है। तो जैसे ही आप उसको अनफोल्ड करोगे वो एक टैबलेट बन जाएगा, उसको बेंड कर लोगे तो वो लैपटॉप वाली फील दे देगा, लाइक दैट। वन प्लस का क्रेज नेक्स्ट लेवल पे था, पर अभी थोड़ा सा कम हो गया है। शुरू में जब वन प्लस वन आया था, उसका एक नेक्स्ट लेवल क्रेज था कि ये कौन सा डिवाइस आया है, अमेजोन के थ्रू सेल हो रहा था और सबको वन प्लस वन ही चाहिए था। फिर वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर करते करते वन प्लस सेवन प्रो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। कर्व डिस्प्ले आया था, पॉपअप कैमरा जो ऊपर से निकल जाता था फिर वापस अंदर चला जाता था। हालांकि वो टेक्नोलॉजी बहुत लंबी चली नहीं, बिकॉज उसमें सैंड अगर चला गया, धूल मिट्टी चली गई तो उसके फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम हो सकता था। रियलमी एक्स भी एक फोन था, उसमें भी ये सारे फीचर्स आए थे, पर वो शायद उतना फिजिबल नहीं था, जिसकी वजह से वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई। फिर पंच होल कैमरा और नॉच, यही सब चीजें मेन स्ट्रीम बन गई। उसके बाद एप्पल ने तो अपना डायनेमिक आइलैंड ही ले आया। आज भी मैं देखता हूँ एक मार्केट शेयर है जिनको वन प्लस के डिवाइसेस पसंद हैं। लेट्स सी वन प्लस 13 रोल आउट जब होता है तो कैसा परफॉर्म करता है, और आपका क्या थॉट प्रोसेस है वन प्लस 13 या इन जनरल वन प्लस डिवाइसेस पे, या आपका फेवरेट डिवाइस स्मार्टफोन टैबलेट कौन सा है। जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट करके जरूर बताना। एंड स्क्रीन पे आपको बाकी वीडियो के लिंक्स दिख रहे होंगे, यू कैन चेक दैट आउट। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।